साथियों नमस्कार। आप इस समय देख रहे हैं और सुन रहे हैं रेडियो बुंदेलखंड 90.4 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा। श्रोताओं, आज बहुत ही गहरे और गंभीर विषय को लेकर आप सबके बीच में उपस्थित हुई हूं। हम सभी जानते हैं कि 1 जुलाई से नए कानून व्यवस्था में बदलाव किया गया है और आज से लागू भी कर दिया गया है। क्योंकि हम आम जनता की जब बात करते हैं तो हम बिल्कुल ही इन सब चीज़ों से अभिज्ञ होते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि कानून व्यवस्थाएँ क्या होती हैं। हम जानने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमने जैसे ही न्यूज़पेपर में पढ़ा कि आज से नए कानून लागू होंगे, तो बस वही एक शब्द है जो हमारे दिमाग में रह जाता है। तो बहुत सारे सवालों के साथ, बहुत सारी जानकारी के साथ आज इस वीडियो में मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। हमारे साथ इस चीज़ से जुड़े हुए, बहुत ही करीबी जुड़े हुए लोग शामिल हैं। तो मैं चाहूँगी कि सर आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। श्रोताओं, मैं आलोक उपाध्याय मध्य प्रदेश अभियोजन में अभियोजन अधिकारी के रूप में पदस्थ हूँ। जिला निवाड़ी और ओरछा मेरा कार्य क्षेत्र है। वर्तमान में मैं यहाँ आप लोगों के साथ नए कानूनों के संबंध में जानकारी शेयर करने आया हूँ। साथियों, हमारे साथ हमारे बीच में हमारी बीच की बहन एडिशनल एसपी भी शामिल है। मैम नमस्कार। एडिशनल एसपी ज्योति ठाकुर, निवाड़ी जिले में पिछले 8 महीने से पदस्थ हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, सबसे पहला जो मेरा सवाल होगा, सवाल नहीं, एक तरह से हम बातचीत करने के तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आम जनता है, आम जनमानस है, उनको अभी ये भी नहीं पता कि कानून में बदलाव किए गए हैं, लेकिन वो क्या बदलाव है। तो अगर हम सरल भाषा में, सरल शब्दों में उनको समझाने का प्रयास करते हैं, तो वो किस तरह से आज से, यानी कि 1 जुलाई से कौन से कानून हैं जो लागू किए गए हैं या क्या बदलाव उनमें किया गया है? देखिए, जो भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसके महत्वपूर्ण 3 पिलर थे, जो कि भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता जो आपकी जो परिवर्तित हो गई है, इसके अलावा जो दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम। तो अब इन तीनों में चूंकि परिस्थितियां और उस समय जब इनका निर्माण हुआ था तब से लेके अभी तक की जो आवश्यकताएं और विभिन्न न्याय दृष्टांतों में जो परिवर्तन हुए हैं, उनके साथ तालमेल करते हुए इनमें परिवर्तन किया जाना आवश्यक था। कई अपराधों में जो जुर्माने की जो रकम थी वो इतनी न्यून थी जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल नगण्य सी प्रतीत होती थी। जैसे कि सेक्शन 510 आपका भारतीय दंड संहिता का जो हुआ करता था उसमें केवल 10 रुपए का जुर्माना था, जो कि फिलहाल की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बेहद ही न्यून था। तो इन परिस्थितियों से, इन सारी चीजों का जो जेंडर बायस कुछ सेक्शन थी, कुछ सेक्शनों में जो आपकी औपनिवेशिक जो शब्दावलियां इस्तेमाल थी, जिनको कि ब्रिटिश ने भारत पर अपने उस पे शासन के लिए इस्तेमाल किया था, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा जब दंड प्रक्रिया संहिता की बात करें तो उसको और सरलीकरण करते हुए इलेक्ट्रॉनिक जो आजकल चूंकि ज्यादा उनका चलन बढ़ गया है, उसका समावेश करने के लिए और इन सबको साक्ष्य अधिनियम में भी समावित करने के लिए इन सब में परिवर्तन किया गया। तो एक तरह से अगर देखा जाए हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से संशोधन नहीं किया गया है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर संशोधन किया गया है। जी, पूरा संशोधन नहीं हुआ है, परंतु कुछ महत्वपूर्ण संशोधन इसमें किए गए हैं, जिससे कि ये नए रूप में आपके समक्ष है। जी सर, तो वो कौन से बिंदु हैं जिन पर अगर हम प्रकाश डालने की कोशिश करें, मुख्यता मतलब जो आम जनता के लिए फायदेमंद हो या उनकी जानकारी में आना जरूरी है? तो मुख्य जनता की जब मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो पुरानी न्याय संहिता जो थी, तो सबसे पहले जो दंड संहिता थी उसका नाम बदल के न्याय संहिता किया गया है, जो कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि दंड के बजाय अब हम न्याय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसका शाब्दिक महत्व उतना बढ़ जाता है कि जब हम इसके जो इसमें संशोधन जो किए गए हैं, जैसे कि आप देखिए कि दंड का एक प्रकार उन्होंने दिया है सामुदायिक सेवा। आप इसको अंतर पाएंगे कि जो ब्रिटिश थे, जो उस समय 1860 में जो बनाई गई थी, उस समय उनका जो व्यू था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम जिन पे शासन कर रहे हैं उनको हम यदि हमारे नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो उन्हें दंड देंगे। इसके विपरीत जब न्याय संहिता की बात करते हैं और न्याय की जब बात करते हैं तो हम उस अपराधी को भी एक नागरिक मानते हुए, अपनी एसेट मानते हुए हम ये प्रयास करते हैं कि कैसे ना कैसे वो मुख्य धारा में आ जाए।
तो एक दंड उन्होंने क्या रखा, सामुदायिक सेवा का। क्या सामुदायिक सेवा, मतलब यदि छोटे अपराधों में जो गलती या त्रुटिवश हो गए हों, उन अपराधों में व्यक्ति से समुदाय की सेवा करवाकर, जैसे पेड़ लगवाकर, सफाई करवाकर, ट्रैफिक सिग्नल का करवाकर उसको मुख्य धारा में लेके आना, ये एक महत्वपूर्ण इसमें था। वो बदलाव किया गया है जो आपके नाम से होता है। महिलाओं से संबंधित कई जगह जेंडर बायस थे, ट्रांसजेंडर को परिभाषित नहीं किया गया था। उन लोगों के अधिकार जो थे वो अभी कहीं पर उनको पुरुष माने या महिला वाले उनसे उनको ट्रीट किया जाए, इसलिए ट्रांसजेंडर को उन्होंने परिभाषित इसमें किया है ताकि उनको भी पूरा इसमें योगदान मिल सके। कुछ आपके जो अपराध जो होते तो थे पर उनको कहीं परिभाषित नहीं किया था, जैसे आतंकवाद की डेफिनेशन नहीं थी हमारे पास जिससे कि हम उसको डिफाइन करके उस पर सजा दे सकें। इसके अतिरिक्त जो है आपका इसमें कुछ धाराएं जैसे स्नेचिंग वगैरह जो थी वो उसको लेके भी जो कंफ्यूजन था उसको इसमें दूर किया गया है। आपका जो महिलाओं के लिए जो जैसे 16 वर्ष का 18 वर्ष का जगह अलग जगह अंतर आता था, उसको उन्होंने एक 18 वर्ष का बालक एक पहले ही डिसाइड कर दिया ताकि ये जो 16 और 18 वर्ष का अंतर है वो आपका ना रहे। तो ये जो सारी चीजें हैं इसमें कि जो जेंडर बायस और आपका जो है त्वरित न्याय, इन सब चीजों में आपका जो है अग्रसर होते हुए इसमें अमेंडमेंट किए जाए। बहुत बढ़िया सर, मैं आपके पास दोबारा से लौट के आऊंगी। हमारे बीच में ज्योति मैम भी हैं, तो मैम मैं चाहूंगी कि महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो महिलाओं को लेकर क्या संशोधन किए गए हैं या उनके लिए क्या नई चीजें आई हैं जो महिलाओं को खास तौर से पता होनी चाहिए? अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं जो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहला बिंदु इस विषय में ये आता है कि अगर बलात्कार से पीड़ित कोई महिला है और वो रिपोर्ट लिखवाना चाह रही है तो उसकी जो रिपोर्ट है वो महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा लिखी जाएगी और संबंधित महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा उसकी सुनवाई की जाएगी। इसी तरह से अगर जब वो कथन देना चाहे तो वो अपने पसंद की किसी स्थान पर कथन दे सकती है जिसमें नातेदारों की उपस्थिति, सामाजिक कार्यकर्ता, माता पिता, इनकी उपस्थिति में उसके कथन कराए जाएंगे। अब मान लीजिए कोई महिला ऐसी है दिव्यांग है जो पूर्ण रूप से आंशिक रूप से दिव्यांग है, तो उनके लिए व्यवस्था है कि एफआईआर अगर वो लिखवाना चाह रही तो उनके निवास पे जाकर के एफआईआर ली जाएगी। इसी तरह से 15 वर्ष से कम आयु की अगर बच्ची है, 60 ईयर्स से ज्यादा उम्र की महिला है या वो निशक्त है या बीमार है, ऐसी स्थिति में भी उनके जो कथन है वो उनके निवास पर जाकर के और लिए जाने जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें किए गए हैं। इसमें मैम जैसे पिछले यानी पुरानी चीजों को अगर देखा जाए, पुराने कानून व्यवस्था को अगर देखा जाए और अभी जो नए संशोधन हुए हैं, इसमें और दोनों में फर्क क्या है? बेसिकली देखिए, जैसे पहले भी गंभीर अपराधों में 60 डेज का प्रावधान तो था ही, नए की अगर बात करें तो 45 डेज में चार्ज फ्रेम करना और उसका ट्रायल करना, इस तरह की जो चीजें जोड़ी गई हैं वो ये नई चीजें हैं। और अभी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, 15 साल 60 ईयर्स की जो महिला और बच्चियां हैं उनके कथन निवास पे होंगे और पूर्ण और आंशिक रूप से दिव्यांग अगर महिला है तो उसकी एफआईआर उसके निवास पर होगी। ये सारी चीजें जो है नए उसमें जोड़ी गई हैं जो उनके लिए फायदेमंद है। जी सर, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगी और इसमें इसी से जुड़ा हुआ जो सवाल है कि महिलाओं के अपराध की जब हम बात करते हैं तो कोर्ट कचहरी बहुत टाइम उसमें जाता है, तो क्या संशोधन होने के बाद उनमें थोड़ा सा समय कम लगेगा, उन्हें जल्दी से न्याय मिलेगा, ऐसा कुछ हुआ है क्या? जी हालांकि कुछ संशोधन पहले भी किए जा चुके थे। जहाँ तक सवाल था आपका एफआईआर को लेके, तो एफआईआर लिखने से यदि मना किया जाता है किसी भी महिला संबंधी अपराध में तो वो पहले भी दंडनीय था। बीएनएसएस की जब मैं बात करूं तो यहाँ पर भी इसे दंडनीय बनाया गया है। 60 दिन में अभियोग पत्र प्रस्तुत करना है, एफआईआर जैसे आपकी होती है उसके विदिन 60 डेज। अब बीएनएसएस की यदि बात करूं पॉक्सो एक्ट में तो इसको निपटान के लिए पूर्व से प्रावधान दिए हैं। बीएनएसएस में जो प्रावधान आ गए हैं वो ये आ गए हैं कि अभियोग पत्र प्रस्तुति के बाद विदिन 60 डेज आपको चार्ज फ्रेम करना होगा और चार्ज फ्रेम के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रायल, मतलब विचारण की समाप्ति के पश्चात आपको यदि बहस सुनने के 45 दिनों के अंदर जो है आपको निर्णय भी उसमें पारित करना होगा। ये इसकी बाध्यता है, मतलब जो तारीख पे तारीख वाला जो सिस्टम था तो कहीं ना कहीं उस पे जो है यहाँ पर खत्म करने का उसमें प्रावधान किया। बिल्कुल सर, हम यहाँ पर ट्रांसजेंडर की बात आपने कही है, बहुत बढ़िया, क्योंकि ट्रांसजेंडर के बारे में यूजुअली ज्यादातर बातें नहीं होती हैं, तो उनके लिए क्या नए प्रावधान बनाए गए हैं या क्या चीजें उन्हें प्रोवाइड करी जा रही हैं इस नए कानून के तहत? सबसे पहले जो उन्होंने जैसे ही लिंग में
अभी तक क्या था कि जब हम लिंग की परिभाषा देखते थे तो महिला और पुरुष केवल शामिल थे, मतलब उनके बीच में कि वो कहाँ होंगे इस बात की कोई उसमें जगह नहीं थी। अब उसमें चूंकि लिंग में उन्हें भी शामिल कर लिया, तो यहाँ पुरुष के और महिला वाले जो प्रोविजंस हैं, वो जहां लिंग शब्द की आप बात करते हैं वहां उनका भी योगदान, उनके लिए भी वो अपराध आपका हो जाएगा और उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए भी उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा जिस प्रकार से ये सामान्य अपराधी के लिए होता था। पहले ये होता था कि भाई यहाँ पर महिला के लिए दिया हुआ है, यहाँ पुरुष के लिए दिया है, हमारे लिए दिया ही नहीं है, मतलब हम अपराधी हो ही नहीं सकते हैं। या उसके उलट ये कहूं कि पीड़िता की जहां बात होती थी वहां महिला की होती थी, तो वो फिर वहां छूट जाया करते थे, तो इसमें उसको भी इंक्लूड कर लिया। जी। सर इसमें एक और चीज़ अगर जोड़ी जाए, देखा जाए कि बहुत सारी व्यवस्थाएँ चेंज हो गई हैं, कानून की व्यवस्थाएँ, लेकिन जब हम आम जनता के तालमेल की बात करते हैं, पुलिस और आम जनता, तो बहुत अच्छा तालमेल नहीं होता है। अक्सर आसानी से लोग नहीं जाते हैं, कई बार बहुत सारे उनके मन में सवाल होते हैं कि अगर हम कोतवाली गए तो हमारे ऊपर सवाल होंगे, या तो इन व्यवस्थाओं से क्या तालमेल जो है लोगों के बीच में वो सही बन पाएगा, पुलिस और आम जनता के बीच में? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहले तो जहां तालमेल की बात करें तो हम एफआईआर से शुरू होते हैं। सबसे पहले ये देखूं कि नागरिक की सुरक्षा के लिए संहिता बनी है, दंड प्रक्रिया संहिता को जो नाम दिया नागरिक सुरक्षा संहिता। तो अब आप देखिए कि इसमें एफआईआर के लिए उन्होंने प्रावधान ये कर दिए कि अब आपको पर्टिकुलर उस प्लेस पे जाके कि उसी थाने से जहां उसका क्षेत्राधिकार बनता हो जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका, जहां आप थाने पर पहुंच जाएंगे वहीं पर आपकी एफआईआर लिखी जाएगी, जिसको कि जीरो एफआईआर का शब्दावली दी गई है। और इसी में आपका ई एफआईआर भी कर दिया गया है। जो तालमेल की जब आप बात करती हैं, तो ये सपोज कीजिए कि मैं गांव में एक अकेला हूं और दबंगों के बीच में घिरा हूं, उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी, कोई अपराध किया और अब मैं बाहर जा भी नहीं पा रहा हूं, तो जनरली जो मोबाइल हमारे पास है, आप इसमें जो ई एफआईआर की व्यवस्था कर दी है, जो ई कम्युनिकेशन जो आप पहुंचा सकते हैं, उसके आप ऑडियो वीडियो इस किसी भी फॉर्म में आप अपनी बात को थाने तक पहुंचा दीजिए और फिर उसके बाद जो है आपकी वो एफआईआर उसी आधार पर नोट होगी। हालांकि इसमें 3 दिन के अंदर थाने पहुंचने का प्रावधान है, परंतु जैसा कि होता है संज्ञेय अपराधों की सूचना मिलने के बाद पुलिस की अपनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये एक तालमेल की बात है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं, जो कि साक्षी जो जाता था परेशान हो रहा है या उसको डराया धमकाया जा रहा है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए स्कीम्स के प्रावधान दिए गए हैं। साक्षी को, जैसे महिला, मैडम ने बताया, महिला बच्चों के लिए और आपके सीनियर सिटीजन्स के लिए उनके निवास स्थान पर जाकर कथन लेने की बात है। तो ये कहीं ना कहीं एक उनका जो है इसमें अटैचमेंट लाने की बात है कि कैसे भी करके नागरिक को सुरक्षा मिले। जो प्रावधान है तारीख पे तारीख वाला या स्पीडी ट्रायल, ये सारा सब कुछ जो है इस न्याय व्यवस्था में कनेक्ट करने के लिए ही। बिल्कुल। और एक और छोटा सा उसी में जो ऐड किया गया था, जो मैंने आज सुबह ही पढ़ा था कि जो भी आपके केस के अंदर हो रहा है वो सारी सूचना आपको मोबाइल फोन से एसएमएस के जरिए, तो ये सर कैसे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। अभी तक क्या होता था कि यदि हम बात करें कि आरोपी यदि जेल में है तो 60 और 90 डेज में हमें चालान प्रस्तुत करने की बाध्यता हुआ करती थी, परंतु यदि उसे जमानत मिल गई है तो फिर अभियोग पत्र प्रस्तुति को लेके कोई विशेष रूप से कोई बाउंडेशन नहीं हुआ करती। अब यहाँ पर जो है उन्होंने ये बाउंडेशन कर दिया है कि यदि आप विद इन 90 डेज अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पीड़ित को बताना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे थे, हमने क्या क्या विवेचना अभी तक की है और हम अभी तक क्यों अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो ये एक जवाबदेही जो है ये बताएगी। अब यदि यहाँ पर रीजनिंग प्रॉपर नहीं हुई तो निश्चित रूप से फरियादी पीड़ित उससे जो है आस्क कर सकता है क्वेश्चन कि आपने मेरे इसमें केस में नहीं किया। तो ये एक अच्छा प्रावधान है। सर अगर देखा जाए कि इससे पहले, यानी कि कानून 1 जुलाई से बनाया गया है और लागू भी किया गया है, लेकिन इससे पहले के जो केसेस थे और सेम कंडीशन उनके साथ है कि बहुत ज्यादा गंभीर केस है, उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है और वो अभी भी कोई तारीख नहीं है और उनके अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं, तो उनके लिए क्या
इस कानून में कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, इसका जो बीएनएसएस की सेक्शन 531 की मैं बात करूं तो ये बताती है कि जो पुराने जो दंड प्रक्रिया संहिता से जो मामले चल रहे थे वो उसी दंड प्रक्रिया से संचालित होते रहेंगे। परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा ओल्ड केसेस को निपटाने का एक मुहिम सा चलाया हुआ है। तो आपके पूरे वर्ष में 100 प्रकरणों को, ओल्डेस्ट 100 प्रकरण जो है, उन ओल्डेस्ट 100 प्रकरण को आपको निपटाना है। जो सबसे पुराने 100 प्रकरण है उनको आपको सबसे पहले निपटाना ही है। तो इस प्रकार की जब 100 करके आपको जान के खुशी होगी कि जैसे मैं ओरछा या निवाड़ी की बात करूं तो 17 वर्ष 2017 या 18 के पूर्व के सारे मामले जो हैं, कोई एकाध कभी किसी कारणवश छूट गया हो तो छूट गया हो, उनका जो है निराकरण हो गया जी। और इसी उसमें आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से जो पुराने जितने भी प्रकरण हैं उनको स्पीडी ट्रायल करके निपटाया जाएगा। यानी कि काफी कुछ बदलाव किया गया है जो आम जनता के लिए बहुत फायदेमंद भी है। मैम, यहाँ पर मैं आपके पास दोबारा से आऊंगी और थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि जहाँ पर हम बात करते हैं घरेलू हिंसा की, तो उसके लिए क्या कुछ चीजें ऐड करी गई है या फिर वही पुराना वाला ही है? इससे धाराओं में महत्वपूर्ण संशोधन और चेंजेस हुए हैं। बाकी जो डेफिनेशंस थी, जो प्रक्रियाएं थी, वो सब कुछ वैसी ही है। घरेलू हिंसा पे कार्रवाई, सूचना आने पर कार्रवाई, समय पे न्याय देना, जो प्रक्रियाएं पहले थी वो आज भी वैसी फॉलो की जाएंगी जी। तो मुझे लगता है कि आम जनता के जो भी सवाल थे वो मैंने सारे पूछ लिए हैं। बाकी सर और मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी साइड से जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे तो वो जरूर दें हमारे श्रोताओं को जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं। मैडम पहले आप बोलिए पहले। जनता से सबसे पहला जो रिक्वेस्ट होगी, निवेदन होगा, वो यही होगा कि अब जब कभी आप एफआईआर कराने जाएंगे तो निश्चित रूप से सेक्शन जो है पूर्व से बदली हुई पाएंगे। जो पूर्व की, जैसे मैं उदाहरण दूं, 302 का 103 आप पाएंगे। तो संख्या के कम होने से आप ये ना माने कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है या कोई छोटी धारा लगा दी गई। ये प्रायोरिटी जो सरकार ने बनाई है कि आपकी जान की जो वैल्यू थी, जो ब्रिटिश के द्वारा पीछे के रूप में प्रायोरिटी दी गई थी, उसको आगे लाने के कारण केवल नंबर्स कम हुए हैं। एक बात तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि भाई इसमें नंबर कम हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ छोटी धारा लगाई गई है। दूसरी बात कि नए कानून जब बनते हैं तो उसमें कुछ संज्ञेय अपराध होते हैं, कुछ असंज्ञेय अपराध दिए जाते हैं। असंज्ञेय मतलब जिनकी एफआईआर नहीं होगी। तो जब थाने में आपको इस प्रकार की बात बताई जाए कि साहब असंज्ञेय अपराध है, इसकी एफआईआर नहीं हो सकती, तो आप धैर्य बनाइएगा और वहां जो उसके द्वारा जो दिया हुआ डायरेक्शन जो पुलिस वाले आपको बताएंगे उस प्रक्रिया को आप फॉलो करेंगे, निश्चित रूप से न्याय की ओर बढ़ेंगे। यहाँ विशेष रूप से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो पहले असंज्ञेय अपराध की जो रिपोर्ट करने के बाद उस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं होती थी, यहाँ पर अब हर पखवाड़े को पुलिस को मॉनिटरिंग करेंगे। यदि अपने को मजिस्ट्रेट साहब को भेजना पड़ेगा 174 में सारी रिपोर्टों को, तो आप लोग नए कानून से बिल्कुल तालमेल करेंगे, हमारे साथ थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो निश्चित रूप से न्याय प्राप्ति की ओर हम अग्रसर होंगे। थैंक यू सर। मैं भी, उपाध्याय साहब ने वैसे मोस्टली सारी बातों को कवर कर ही लिया है, लेकिन फिर भी अगर मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहूँ और आप सभी से जो निवेदन करना चाहूंगी वो यही रहेगा कि सबसे पहले तो जब भी आप थाने जाएं अपना रिपोर्ट लिखवाने, रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, तो हमने ऐसा प्रावधान किया, हमारे प्रयास रहे हैं कि आम जनता को भी उससे फैमिलियर होने का समय मिले, समझने का मौका मिले कि क्या क्या संशोधन हुए हैं। तो उसके लिए हमने थानों में फ्लैग्स बनवा करके लगाए हैं। तो वहाँ पर तुलनात्मक चार्ट आपको अवेलेबल मिलेगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, जो धाराएं पूर्व की थी वो जल्दी समझ में आ जाया करती थी, अभी नहीं समझ में आ रही हैं, तो उसमें आप पेशेंस रखें। आपके साथ हम सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। हमारे नंबर भी सभी के पास मोस्टली हैं ही से। अगर कोई बात नहीं समझ में आती तो आप हमसे भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको पूरी तरह से सहयोग करें, क्योंकि अभी आज पहला दिन है कानूनों के क्रियान्वयन का। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम सभी व्यवहारिक रूप से इन चीज़ों को समझते और सीखते जाएंगे, लेकिन फिर भी जागरूक रहें, चीज़ों को समझें। कहीं कोई परेशानी होती है तो हमसे संपर्क करें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैम आपका। और मैं चाहूंगी कि इन सब से जुड़े हुए, नए कानूनों से जुड़े हुए आपके अगर कोई भी सवाल हो तो प्लीज हमें कांटेक्ट करें हमारे नंबर 92 19 20 77 49 पर।